जय श्री कृष्णा। जय जाहिर वीर गोगा जी महाराज की जय। भादो मास में गोगा जी चरित्र का 17वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। जय गोगा जी महाराज। समुद्र तट पर पहुंचकर नाव द्वारा समुद्र पार कर अपने शहर तंदुर नगरी नेगी वहां जा पहुंचे। नाव का इंतजाम गोगा जी के वीरों ने किया था। दोनों नेगियों ने दरबार में पहुंचकर राजा सीजा सिंह को शीश झुकाया। राजकुमारी सीरियल का टिक्का आमेर नरेश के राजकुमार तारा सिंह को चढ़ाकर फागन बदी नौमी का ब्याह निश्चित कर दिया गया है। दोनों नेगियों की बात सुनकर राजा सीजा सिंह बड़े प्रश्न हुए। दोनों को मन चाहा पारितोषिक इनाम दिया। नेगियों ने महल में पहुंचकर महारानी सिरोजा को भी आमेर में तिलक चढ़ा आने की बात कही, जिसे सुनकर वह मन ही मन बड़ी अधीर हुई। फिर जाहिर वीर की दी हुई मणियों की माला राजकुमारी सीरियल को जाहिर वीर की बताई विधि बताकर सौंप दी। भक्तों, राजकुमारी दुखी तो थी, आमेर में अपनी सगाई का होना सुनकर और ज्यादा दुखी हुई। पुरोहित जी की मणियों वाली माला की करामात बगैर समझे तुरंत अपनी डिबिया बंद करके रख दी। चिंता होने के कारण राजकुमारी सीरियल और उनकी माता सिरोजा काफी परेशान थी। इधर जाहिर वीर परेशान थे कि टिक्का लौट जाने से पहले मेरी सगाई क्यों तो हुई, पीछे क्यों छूट गई। इसमें नाई पुरोहित की तो कोई चाल नहीं है, यह राजा सीजा सिंह का ही सारा दोष है। टिक्का क्यों वापिस गया, कब गया, ददरेवा नगरी में किसी को भी मालूम नहीं था। किंतु अच्छी बात एक बार छिप भी जाती है, परंतु बुरी बात छिपाए नहीं छिपती। किसी ने ठीक कहा है, नेकी 9 कोस, बुराई 100 कोस। यानी ये सारा रहस्य किसी प्रकार काछल कप्टिन के बेटे अर्जुन सर्जकोन को भी मालूम पड़ गया। गोगा की सगाई छुटकर आमेर नरेश के राजकुमार तारा सिंह का टिक्का चढ़ गया है। वह अपने मन में बड़े प्रश्न हुए। आहिस्ते आहिस्ते अपने इष्ट मित्रों के भी कान से में बात पहुंचा दी कि जाहिर से न कहना कि उसकी सगाई छूट गई है। नरसिंह पंडित भज्जू को तो सभी को बताकर अपने जी को तसल्ली दी। गोगा वीर से जब इन मित्रों से कोई पूछता तो वे बड़े दुखी हो जाते, उन्हें कोई उत्तर देते न बनता। अब उनकी रुचि खेल खुद में कम हो गई। उनका ध्यान इन्हीं दिनों सीरियल की तरफ लगा रहता था। मुझे किसी प्रकार कार्य करना चाहिए, धुन में अपना समय गुजारते थे। एक दिन खेल खेल में सरताज जन ने ताना मारा, जाहिर तुम खेल में हार जाने पर भी धांधलेबाजी करते हो। तुझे अपनी वीरता का बड़ा अभिमान है। वीरता ही दिखानी है तो तंदूर नगरी में जाकर दिखाओ, जिन्होंने तुझसे टिक्का लुटाकर आमेर के तारा सिंह को चढ़ा दिया है। तेरे उजड़ेपन के कारण ही बागर देश की गद्दी की बेइज्जती हुई है, जिसके कारण हमारा सारा परिवार दुखी है। तुमने हम लोगों की गर्दन उठाकर चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अपने भाई सर्जन की बात सुनकर जाहिर वीर बड़े बेचैन हुए, जैसे उनके हृदय को किसी ने मुक्का मारकर झकझोर डाला हो। वो खेल छोड़कर ददरेवा नगरी की तरफ रवाना हो गए। भक्तों, ये खेल गेंद बल्ले का था। उन्हें चिंता के कारण रास्ता चलना दूभर हो गया। एक तो सर्जन का ताना, दूसरे सगाई का टूट जाना, तीसरे सीरियल का प्यार। तीनों ही संताप मिलकर एक साथ सता रहे थे। अपने मालिक की ऐसी दशा देखकर रास्ते में ही नीला घोड़ा बोला, गुरु भाई, चिंता करने में भी किसी के दुख दूर हुए हैं, कुछ उपाय करना चाहिए। नीले की बात सुनकर जाहिर वीर दुखी होकर बोले, भाई नीले, इस सीरियल के प्रेम ने मेरा जीना दूभर कर दिया है। पता नहीं वह निष्ठुर हो गई है या बेबस है। उसने न मेरी कोई खबर ली न अपनी कोई खबर दी। मैंने तो उसे खबर देने के लिए मणिमाला भेजी थी। बुढ़िया नाग उस माला का रूप धारण किया था, उसके द्वारा कोई भी खबर न भिजाई। मेरा ख्याल है उस गले में पहनने के बजाय सीरियल ने अपने जेवर के डिब्बे में बंद करके रख दिया है, जिससे बुढ़िया नाग कैदी बनकर बेबस बंद पड़ा होगा। अगर वह कैद में न पड़ता तो कोई खबर जरूर मिल जाती। यह पुरोहित जी ने मणिमाला को कोई कीमती जौहर समझकर सीरियल को न देकर अपनी पंडिताइनी को संभाल कर रखने को न दे दी हो। बुढ़िया नाग पुरोहित जी के घर में ही कैद पड़ा हो। जाहिर वीर की बात सुनकर नीला बोला, गुरु भाई, मैं आपको इतनी कम बुद्धि का नहीं समझता था। एक मामूली सी बात का उपाय न करके उसकी चिंता में दुखी होती हो। अगर मेरे बताए रास्ते पर अमल करो तो सब चिंताएं घर बैठे मिट जाएगी। अपने घोड़े की बात सुनकर जाहिर भी बोले, क्या बात कही मेरे गुरु भाई ने। तुम्हारे बताए उपाय में अगर इतनी खूबी है तो मैं उस उपाय को जरूर आजमाऊंगा। तुम मुझे सिंगर बताओ। नीला बोला, तुम अपने मित्र लाखी का पतोलोक से बुलाकर नरसिंह पंडित के साथ तंदूर नगरी को रवाना कर दो। नरसिंह तो बागी का बेस बनाकर जानकारी करे, साथ ही नगर में प्रचार करे कि नगरी के तालाब पर एक बड़े सिद्ध महात्मा पधारे हैं, जिनके दर्शनों से मनोकामना पूरी हो जाती है।
आपका मित्र ताकि तालाब पर संत का रूप रखकर भजन करे। जब राजकुमारी सीरियल संत दर्शन को तालाब पर आवे तब अपना असली रूप धरकर राजकुमारी के पैर में काटकर अपने बाबा जी के बाने में ही अपने जगह पर जा बैठे। नरसिंह पंडित बागी के बेस में राजा सीजा सिंह से सब नगर निवासियों से सामने वचन भरवा ले कि मैं इस मुर्दा राजकुमारी को इस शर्त पर जिंदा कर सकता हूँ कि आप इसकी सगाई जहाँ बागड़ देश में पहली हुई थी इसका ब्याह वहीं कर दे। जब राजा सीजा सिंह सबके सामने मार दुखी हो 3 वचन भरकर आपके साथ अपनी राजकुमारी सीरियल के ब्याह का वचन भर ले तब नरसिंह पंडित मंत्र पढ़कर ताकि को बुला राजकुमारी के कांटे का जहर चुसवा कर उसे जीवित कर दे, फिर आप सीरियल से ब्याह कर लेना। अपने घोड़े की तरकीब सुनकर गोगावीर को बड़ी खुशी हुई। तुरंत ही गोरख गुरु का स्मरण कर ताकि नाग को याद किया। याद करते ही ताकि अपने वचनों को याद कर तुरंत ही जाहिर को पातालपुरी से आकर अपना शीश झुकाया और बोला, आज्ञा करो, किस कार्य के कारण मुझे याद किया गया है। गोगावीर ने नरसिंह पंडित को बुलाकर अपने नीले घोड़े वाली योजना समझा दी। तुम दोनों राजा सीजा की नगरी पहुंचकर मेरी बताई योजना पूरी हो जाने पर यहाँ कर मुझे खबर देना। भक्तों, जाहिर वीर की योजना भली प्रकार समझ दोनों मित्र तंदुर नगरी की ओर रवाना हो गए। ताकि और पंडित को गोगा जी ने अपने वीरों के जरिए समुद्र पार करवा दिया, जो इन दोनों को समुद्र पार कर तंदुर नगरी के तट पर छोड़कर सिंगरी वापिस आकर जाहिर वीर को दोनों के सकुशल पहुंचाने की खबरदार कर दिया। इधर ये दोनों पंडित के बेस में जाकर पहले एक धर्मशाला में ठहरे, फिर शाम पकड़ने वाले बागी का बाना अपने वास्ते और संत का बाना ताकि के वास्ते तंदुर नगरी से ही खरीदा। दोनों अपना बाना पहन बेस बदल योजना पूरी करने की धुन में धर्मशाला में निकल नगरी को रवाना हुए। ताकि तो संत के बारे में नगर के तालाब पर बैठकर राम नाम जपने लग गया और नरसिंह पंडित नगरी में घूम घूम कर तालाब वाले महात्मा की तारीफ के पुल बांधकर शहर के जनता को संत दर्शन के वास्ते तालाब पर भेजने लगा। भक्तों, संत दर्शन के कारण अपनी मनोकामना पूरी होने के लालच से नगर की जनता का तालाब पर बड़ा भारी मेला सा लग गया। महात्मा जी की चर्चा राजमहल में भी जा पहुंची। राजकुमार श्रीले के कान जब ये खबर पड़ी कि हमारे नगर के तालाब पर बड़े पहुंचे हुए संत विराजमान हैं, जो दुखियों को दुख से छुड़ा उनकी मनो इच्छा पूरी करते हैं, तो वह फूली न समाई। अपना सब दुख भूलकर अपनी माँ रानी सिरोजा को संत जी की खूबियां बता आज्ञा लेकर अपनी सखियों को बुला डोले में बैठ तालाब पर जा पहुंची। भक्तों, राजकुमारी सीरियल के डोले को तालाब के निकट आए देख ताकि तुरंत संत का बाना छोड़ अपने सरप के बाने में आ गया और सबकी निगाहें बचाता हुआ राजकुमारी सीरियल के पैर में जोर से काट अपना फन दिखाकर फुंकार मारता हुआ एक पेड़ की आड़ से में पहुंचकर अपना शरीर संत के बाने में बदल अपने संत वाले आसन पर विराजमान हो गया। इधर रानी सीरियल सरप का फन देखकर तुरंत समझ गई कि मुझे इस सर्प ने डस लिया है। वह तुरंत इस सर्प के भय मान अपनी जिंदगी समाप्त समझकर चक्कर खाकर धरती पर चारों खाने चित तालाब के निकट धड़ाम से गिर पड़ी। राजकुमार सीरियल को सांप ने काट खाया। यह खबर मिनटों सेकंडों में सारे नगर में फैल गई, जिसे सुनकर नगरी की सारी जनता तालाब की तरफ दौड़ पड़ी। राजकुमारी सीरियल को सांप द्वारा काटने और तालाब के निकट बेहोशी की हालत में गिर जाने की खबर जब रानी सिरोजा को लगी, तब चटपट राजा सीजा सिंह को दरबार से बुलाकर अपने दास दासियों को संग लेकर तालाब पर आ पहुंचे। अपने बेटे की हालत देख, जिसके मुंह से सफेद झाग निकले थे, राजा सीजा सिंह ने तुरंत ही शहर पनाह के नामी ग्रामी बागी बुलाए, मगर ताकि जैसे जालिम नाग पर उनका कोई बस नहीं चला। जब राजा जन्मेजय उसका कुछ न बिगाड़ सके तो ये बागी किस खेत के मूली थे। जब सब बागी चले गए तब राजा रानी अपने नगर की जनता के सामने धाड़ मारकर सिर धुन धुन कर रोने पीटने लगे। उनकी दशा देखकर शहर की जनता व राज दरबार के राजा महाराजा दास दासी सभी के नैनों से नीर बहने लगाई। तब नरसिंह पंडित ने जान लिया कि अपना उद्देश्य पूरा करने का यही मौका ठीक है। वह लोगों को भीड़ को हटो बचो करता हुआ राजकुमारी सीरियल के निकट आकर उसने राजकुमारी की हालत देखकर तीक्ष्ण वाणी में राजा सीजा सिंह से कहा, आपकी कन्या के सारे शरीर में विष फैल गया है, फिर मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। सारी जनता इस बागी रूपधारी अगंतुक का मुंह देखने लगी। महाराजा सीजा सिंह कातर सपने में बोले, अगर आप मेरी बेटी को अच्छा कर दोगे तो मैं मुंह मांगा पुरस्कार दूंगा। मुझे इसके से अच्छा होने की खुशी अपना आधा राजपाट देने में
भी इनकार नहीं है। मैं पुत्रहीन होने के नाते तुम्हें संपूर्ण राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दूंगा। आप किसी भी तरह मेरी बेटी को अच्छा कर दो, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। नरसिंह पंडित अपनी बागी बेस में बोले, राजन, कहने और करने में बड़ा अंतर है। जो विद्वान और कलाकार होते हैं उन्हें इस राजपाट का क्या करना है। लक्ष्मी तुम्हारे पीछे दौड़ी लगती है। अपनी विद्या का मूल्य अगर इस प्रकार इकट्ठा करे तो चक्रवर्ती नरेश बन गए होते। हम तो निस्वार्थ जनता की सेवा करते हैं। जिस भगत को जो वचन दे देते हैं उसी में जी जान से पूरा करते हैं। अगर आप मुझे मन चाहे वस्तु, किसी की मन इच्छा पूरी करने का वचन दो तो मैं राजकुमारी का इलाज करूं। मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो पर दुख दूर करने को ही पैदा हुए हैं। किसी का दुख दूर करने के लिए मैं वचन बंधन में बंधा हूँ। इस प्रकार नरसिंह का भाषण सुनकर राजा सीजा सिंह को धीरज बंधा कि ये बड़ा ही त्यागी सज्जन है, जिसने मेरे आधे राजपाट को भी ठुकरा दिया। इस गरीबी की हालत में भी अपनी विद्या के बल पर दुख दूर करने का सामान्य चक्रवर्ती राज्य तक को तुच्छ समझता है। अपने लिए कुछ न मांग कर पर दुख के कारण मुझसे वचन भरवाता है। इस पर दुख हरण महात्मा को वचन देने के सिवाय फायदे हानि कुछ नजर नहीं आते। अपने मन में इस प्रकार धारण बना नरसिंह पंडित की कोली भर बालक समान रोकर बोले, हे संत पुरुष, अपनी विद्या का चमत्कार दिखाए। मैं आपको वचन देता हूँ, अपनी लाडली बेटी के प्राण रक्षा करने वाले को मन चाहे मूल्य देने को तैयार हूँ। नरसिंह बोले, राजन, आप घबराए नहीं। गुरु कृपा से मैं आपकी बेटी को ठीक तो अवश्य कर दूंगा, मगर मैं अपना चमत्कार तभी दिखाऊंगा जब आप शिवजी महाराज को साक्षी कर त्रिवाचा भरकर कहेंगे कि आप कोई भी मन चाहिए 2 वस्तु मुझसे ले सकते हैं। महाराजा सीजा सिंह ने अपने हाथ में गंगा जल लेकर शिव शंकर को साक्षी कर त्रिवाचा भरा कि मैं राजकुमारी सीरियल के ठीक हो जाने पर 2 वरदान आपकी इच्छा पूर्ति के लिए देने को इतनी सारी जनता के सामने वचनबद्ध हूँ। इसके बाद नरसिंह पंडित ने कुछ दिखाने का ढोंग करके मंत्र पढ़े, रोली, चावल, फूल, बतासे मंगाकर पूजन का जाल रचा, गुरु गोरख का जप करके चमारो फूरो वाचा कहा। तभी ताखी नाग, जो पहले से इंतजार में था, शोर के साथ तेजी से दौड़ा और चला आया नरसिंह पंडित के सामने अपने फन को खड़ा कर कर बैठ गया। नरसिंह पंडित बोला, हे सरफराज, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इस राजकुमारी को बिना खता क्यों डसा। ताकि मनुष्यवाणी बोला, इसने मेरे फन पर पैर रख दिया था। नरसिंह पंडित ने आज्ञा दी, इसका सारा जहर पीकर इसे फौरन अच्छा करो। ताकि ने राजकुमारी के पास पहुंचे राजकुमारी के पैर में कांटे के स्थान पर मुंह लगाकर सारा जहर चूस लिया। राजकुमारी अपने गुरु जलंधरनाथ का सुमरन करके बैठ गई। माता सिरोजा ने राजकुमारी को मेरी बच्ची कहकर अपने गले से लगा लिया। सारी प्रजा ने गुरु जलंधरनाथ की जय, गुरु गोरखनाथ की जय, शिव शंकर भगवान की जय, गंगा माई की जय के नारों से आसमान तक गर्जना पहुंचाई। महाराज सीजा सिंह ने नरसिंह पांडे की विद्या की सराहना कर चरण पखार ऊंच आसन पर बिठाकर खान पान से खूब खातिरदारी की और हाथ जोड़कर अपने दोनों वरदानों की इच्छानुसार वस्तुओं के मांगने की प्रार्थना की। नरसिंह पंडित बोला, राजन, आप तंवर वंशी राजपूत है। अगर मेरी मांग से आप अपना वचन न निभा सके तो रहने दे। मैं किसी का दिल दुखाने को अच्छा नहीं समझता। राजा सीजा सिंह बोले, आप तंवर वंशी राजपूतों को जानते नहीं। हम लोग अपने वचनों से मुकरने के बजाय डूब कर मर जाने को बेहतर समझते हैं। आप अपने वरदान मांगकर मुझे ऋण से ऋण करो। मैं आपकी आगे होते ही अपने हाथों से अपना शीश भी उतार कर भेंट कर दूंगा। राजपाट, धन दौलत, यहाँ तक मैं अपनी प्राण प्यारी रानी का भी बलिदान कर दूंगा। इस प्रकार जब राजा सीजा सिंह ने तमाम जनता के सामने जोश भरे शब्द कहे, नरसिंह पंडित बोला, राजन, तो आप मुझे पहला वरदान ये दे, अपनी कन्या राजकुमारी सीरियल का ब्याह अमेर राज्य में न करके बागड़ प्रांत के ददरेवा निवासी जाहिरवीर से करना स्वीकार करेंगे, जहाँ से आपने प्रथम भेजा हुआ टिक्का वापस मंगवा लिया है। बागड़ से लगन पत्रिका भिजवा दे। आप आमेर वालों को भी मना न करें। जो बल में वीर बलवान होंगे वही दुल्हन को ले जाएंगे। आप दोनों का रण कौशल देकर जीतने वाले की गर्दन में वरमाला डलवा दे। नरसिंह पंडित के जोशीले शब्दों और बागड़ का नाम सुनकर राजा सीजा सिंह तिल मिला गया, परंतु अपने वचन के बंधन का नगर के तमाम जनता के सामने तोड़ने की हिम्मत न कर सका। बागड़ लगन भेजना स्वीकार कर लिया। अब दूसरा वरदान भी मांगने की प्रार्थना की। नरसिंह बोले, दूसरा वरदान
किसी दूसरे समय पर जब उपयुक्त तो समझूंगा, मांग लूंगा। अभी तो हम आपके अतिथि बनकर यहाँ ही हैं। राजा सीजा सिंह नरसिंह को नमस्कार कर दरबार में आ विराजे। राजा सीजा सिंह के सामने जन समुदाय भी वहां से हट गया। राजकुमारी सीरियल अपनी माँ सिरोजा के साथ अपनी सहेलियों को विदा कर महल में आ पहुंची। नरसिंह पंडित व मनुष्य रूप में ताकी नाग दोनों अतिथिशाला में जाकर आराम करने लगे। राजा मंत्रीगण व रानी सिरोजा से सलाह करके बागड़ देश लगन भेजने के प्रबंध में लग गए। राजपुरोहित को बुलाकर लगन पत्रिका का पूजन करने का प्रबंध किया। कर्मचारियों दासियों ने सब पूजन सामग्री राजपुरोहित के आगे हाजिर कर दी। राजा सीजा अपने भतीजे हरिनारायण व रानी सिरोजा को एकांत में बुलाकर सलाह मशवरा करने लगे। तब ताकि नरसिंह पंडित से बोला, अभी तो यहाँ देर है, इतने में भाभी सीरियल के कक्ष में जाकर अपने साथी बुरिया नाग के विषय में पता कराऊं। नरसिंह पंडित बोले, राजकुमारी सीरियल के कक्ष में पीछे जाने वाला मक्के मक्खी का रूप बनाकर वहां जाकर पता लगाओ। जहाँ राजा सीजा सिंह उनकी रानी अपने भतीजे हरिनारायण से सलाह मशविरा कर रहे हैं, जिसके उनके छिपकर बात करने का पता हमें भी पड़ जाए। ताकि ने अपना दरवाजा बंद कर गोरख गुरु का स्मरण कर मंत्र का जाप कर अपने मक्खी रूप बनाकर वहां जा पहुंचा, जहाँ राजा रानी अपने भतीजे के साथ गोष्ठी कर रहे थे। बागड़ वालों को बुलावे में डालने के वास्ते लगन पत्रिका में वह की तिथि 2-4 दिन आगे की लिखवा दी, जिससे उनके बागड़ वाले लड़की को विदा होने के बाद आए हार झक मारकर बारात वापस लेकर लौट जाए। चौहान वंश में तो किसी प्रकार की कन्या ब्याहने को तैयार नहीं हूँ। अगर मैं लगन नहीं भिजवाता हूँ तो जनता की दृष्टि में गिर जाऊंगा, इसलिए वह काम करना चाहिए। सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। राजा सीजा सिंह की वार्ता सुनकर रानी सिरोजा बेचैन हो गई। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, राजा को सुमति प्रदान करे। कन्या की इच्छा तो बागड़ में ब्याह करवाने की है। 3.5 फेरे हो चुके हैं। मेरी सीरियल क्षत्रिय वंश की कन्या है। जय गोगा जी महाराज की जय।